हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमने अभी तक कूलम्स लॉ और उसके ऊपर बेस्ड सारे आर्टिकल्स देखे। पहले कूलम्स लॉ आया, उसके बाद गॉस लॉ आया। दोनों फंडामेंटल हैं नेचर में, मतलब एक दूसरे से डिराइव नहीं किया उन्होंने, अपने से दिया। हाँ, ये अलग बात है कि हम एक की मदद से दूसरे को वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन डिराइव नहीं किया गया। ये दोनों फंडामेंटल लॉ हैं। ठीक बात। अब गॉस लॉ क्या कहता है? तो गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? नेट चार्ज तो हमें समझ में आता है। नेट चार्ज का मतलब है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो आपको नेट चार्ज निकालना है। जैसे +10 कूलम्ब है और -8 कूलम्ब है, 2 पॉइंट चार्ज रखें क्लोज सरफेस के अंदर, तो +10 कूलम्ब -8 कूलम्ब मिलकर कितना बन जाएगा? +2 कूलम्ब। तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो पहले ये समझाओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस फ्लक्स इंटेंसिटी। इसको हम जल्दी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अंधेरी रात में हम नीचे रोड पर खड़े हैं, सामने की बिल्डिंग में ऊपर दूसरे माले पर एक विंडो है, उस विंडो से कुछ लाइट रेज बाहर निकल रही हैं क्योंकि कमरे के अंदर एक ट्यूबलाइट जल रही है। तो हम देख रहे हैं कि उस विंडो से कुछ लाइट रेस बाहर निकल रही हैं। अब मैं आपसे पूछूं कितनी लाइट रेस बाहर निकल रही हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस बाहर निकल रही हैं। ठीक है, अब अंदर कमरे में एक की बजाय हमने 2 ट्यूबलाइट ऑन कर दी और फिर देखने लगे नीचे खड़े होकर, तो हमें अब की बार ज़्यादा लाइट रेज बाहर निकलती हुई दिखेंगी। ये हमारा फील फैक्टर है। यूं तो मैथमेटिकली पहले भी इनफाइनाइट लाइट रेज बाहर निकल रही थी, अभी भी इनफाइनाइट लाइट रेज बाहर निकल रही हैं। ये जो नंबर ऑफ लाइट रेज बाहर निकल रही हैं उस एरिया से, उस विंडो एरिया से, उसको हम कह रहे हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। इसी प्रकार से अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होता, +Q चार्ज है, तो उससे निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और हम खड़े होकर देख रहे हैं नीचे कि उस विंडो में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं। तो देखो भैया, किसी भी पॉइंट चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, उससे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि उसके पास के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमें बनाना पड़ेगी। तो इनफाइनाइट पॉइंट है उस चार्ज के आसपास, तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी एक चार्ज से। वो तो ठीक है, पर मैं ये देख रहा हूँ कि अंदर +Q चार्ज है, तो उस विंडो एरिया से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ हैं। अब अगर अंदर चार्ज को Q की जगह मैंने 2Q कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेंगी। यूँ तो पहले भी इनफाइनाइट निकल रही थी, अभी भी इनफाइनाइट निकल रही है, पर ये हमारा फील फैक्टर है कि अब की बार डबल निकल रही है। इसीलिए अपन ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के चैप्टर में ये देखा था कि फैराडे ने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस प्रकार से शो करना है। तो Q चार्ज से अगर X अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप शो कर रहे हो, तो 2Q चार्ज से डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप शो करिए। उससे हमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ पता पड़ती है चार्ज की। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कमिंग आउट ऑफ दैट एरिया। अब इंटेंसिटी की अगर बात करोगे तो वो एक अलग बात है। जैसे एक बुक है, उस बुक को आपने लाइट के ठीक नीचे ऐसे परपेंडिकुलर लाइट रेज आ रही हैं उसके ऊपर ऐसे रखा, तो जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर लाइट की वो ज़्यादा होगी, और इसको अगर आप टिल्ट करोगे एरिया को, तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये हम फील कर सकते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हमने इसी प्रकार डिफाइन किया है कि जो भी आपका एरिया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो आ रही हैं
उसके परपेंडिकुलरली उस एरिया को प्रोजेक्ट करके देखो कि कितनी फील्ड लाइन उसमें से निकल रही है, ये वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेज़र करेगा। बहुत सारी बातें करी मैंने, यही मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ शुरुआत में, फिर अपन आएंगे गॉस लॉ पे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको क्योंकि हमें मेज़र करना है तो हमें इससे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी डिफाइंड एज, इसको फाई से शो करते हैं भाई और ई लगा देते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। ये ऐसे एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी डिफाइंड एज डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। मतलब जो हमारा एरिया है डी ए, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर है ई, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दैट एरिया। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है वोल्ट पर मीटर, और इसमें मल्टीप्लाई करना एरिया वेक्टर, तो उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये क्या बनी, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये यूनिट हो गई। अब देखिए टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एन एरिया, तो उस एरिया में छोटे छोटे डी ए एरिया एलिमेंट लेकर सबसे निकलने वाला फ्लक्स डिफाई कैलकुलेट करके उसका सम कर लो। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका अपन सम कर लेते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा ई डॉट डी ए, ऐसा सिंपल। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक स्पेशल केस मैं देख रहा हूँ। एक सिचुएशन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और एरिया कैसा है, प्लेन एरिया है, कर्वी लीनियर, ऐसा घुमावदार नहीं है। तो उससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर, वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है कहीं भी, किसी भी एलिमेंट के लिए। तो हम इसको आगे बढ़ाकर लिखें कि साहब ये ई है, डी ए है और कॉस थीटा, जहाँ की थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट है एंगल थीटा फॉर ऑल द एलिमेंट्स कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बचा डी ए का सम, तो ये क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया निकालने के लिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। आगे देखते हैं। तो एक सिचुएशन देखिए कि ये हमारा एरिया वेक्टर है डी ए, और ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को शो किया है, जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इससे जो निकलेगा फ्लक्स, तो छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई, वो ई डॉट डी ए से ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब मान लीजिए कि ये एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो ये होगा E इंटू ए इंटू कॉस जीरो, मतलब E इंटू ए। पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंशियल टू द प्लेन ऑफ एरिया ऐसी होती, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और एरिया की डायरेक्शन तो ऐसा है,
तो इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा कमिंग आउट, E इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 0। वेरी सिंपल। अब मैं ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि क्वालिटेटिवली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया is equal to total number of field lines electric field lines crossing that area। इसमें कहीं कोई परपेंडिकुलरली टाइप का वर्ड यूज़ नहीं किया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्वालिटेटिवली। मैथमेटिकली अपन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर एक फील्ड की जो मैं बात कर रहा था ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से क्रॉस करके जा रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। देखिए, अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के टर्म्स में समझना चाहता हूँ। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक वेज इमेजिन करी, ये इसका टॉप स्लैंट फेस है, ठीक है। डायमेंशंस तो मान लीजिए ये है आपका A और हाइट है इसकी H, और ये एंगल जो है ये मान लीजिए कि 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ ये वाला जो वर्टिकल फेस है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर करेंगी और इससे बाहर निकलेंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इक्वी स्पेस पैरेलल लाइन से शो की जाएंगी। इक्वी स्पेस पैरेलल लाइन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो किया। जितनी फील्ड लाइन इस एरिया से एंटर करेंगी, इस वर्टिकल फेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर करेंगी, उतनी इस वाले स्लैंट फेस से बाहर आएंगी। ठीक है। इस वाले फेस का एरिया कितना होगा, तो इसको मैंने कहा ये फेस नंबर 1 है, और ये स्लैंट फेस को मैंने कहा ये स्लैंट फेस मेरा सेकंड फेस है। तो इसका एरिया A1 हो जाएगा, रेक्टेंगल है ये, A इंटू H, और A2 कितना होगा, तो एक डायमेंशन तो इसका A है और एक डायमेंशन H sec 60, H sec 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय A, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A इंटू H, तो डबल हो गया एरिया। अब ये जो एरिया वेक्टर है, क्या ये ऐसा
हॉरिजॉन्टल होगा नहीं, ये इंक्लाइंड है ऐसा। ये है A2 एरिया वेक्टर, और ये एंगल कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए मैग्नीट्यूड में E0 है, और ये आई कैप डायरेक्शन भी लगा दी मैंने, ये मानते हुए कि ये एक्स एक्सिस है मेरी और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू दिस एरिया A1 एंड फ्लक्स थ्रू दिस एरिया A2 मुझे निकालना है। तो फ्लक्स थ्रू एरिया 1 कितना होगा, E0 इंटू AH इंटू cos 0, क्योंकि ये जो एरिया वेक्टर है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल 0 है। तो ऐसा नहीं बताया हमको कि ये बाहर की तरफ आपको एरिया वेक्टर पॉजिटिव लेना है या अंदर की तरफ, तो मैं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी। तो ये E0 इंटू AH ऐसा आ गया। अगर मुझे कैलकुलेट करना है फ्लक्स थ्रू सेकेंड एरिया φ2, तो ये होगा E डॉट A2 तो φ2 कितना आया, E0 A2 मतलब 2AH और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो cos 60, डॉट प्रोडक्ट लिख दिया, तो ये भी उतना ही आ रहा है E0 इंटू AH आ रहा है। तो हमने ये देखा कि दोनों ही एरियाज से फ्लक्स जो बाहर आ रहा है या फ्लक्स जो क्रॉस कर रहा है वो सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो हम ऐसा करें कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से एंटर हुई उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकली। तो जो फ्लक्स है ना उसको हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दैट एरिया। ये भी ठीक है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले एरिया पर कैसे कैलकुलेट होगी, सोचो। तो मैं जब E2 निकालूंगा तो पहले मैं यहाँ से देखता हूँ E@1 एट एरिया A1, तो मैंने कहा कि फ्लक्स φ1 इससे गुजर रहा था और इसका एरिया कितना था A इंटू H, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया E0। जब मैं E एट एरिया A2 निकालूंगा तो मुझे उतना ही आंसर मिलना चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं लिखूंगा φ2 अपॉन A2 cos 60। तो φ2 कितना है, φ2 φ1 के बराबर है, और A2 cos 60 करेंगे तो ये वापस से AH आ जाएगा। तो ये अब सही है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दैट एरिया है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है तो आपको फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा आपको। तो मैं कहूँगा कि इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फ्लक्स थ्रू दैट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपको बात समझ में आई, फ्लक्स और इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो ये तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया बता देगा, पर इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर एक एरिया प्रोजेक्ट करके और फ्लक्स पर यूनिट दैट एरिया विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, आप लोग अब समझ सकते हैं। एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है। क्लियर? आगे बढ़ें। एक और सिचुएशन देखिए, एक स्फीयरिकल शेल कंसीडर करिए जिसका रेडियस r है और उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा है q। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एट हुज सेंटर ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ स्फेरिकल शेल टेकिंग outward normal to be positive for flux। मतलब कि इससे फ्लक्स अगर बाहर निकलेगा तो हम उस फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर फ्लक्स अंदर घुसेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसेंगी, तो हम कहेंगे कि ये फ्लक्स नेगेटिव है थ्रू दिस एरिया। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनटू द स्फेरिकल शेल एंटर हो रही होती, कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट एंड एंडिंग एट टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। तो उस केस में हम कहते हैं कि इस स्फेरिकल शेल से जो फ्लक्स क्रॉस हो रहा है वो नेगेटिव है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। तो कैसे निकाला जाए? यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो हमने क्या करा कि यहाँ पर छोटे छोटे एरिया वेक्टर, छोटे छोटे एलिमेंट अपन ने कंसिडर करे। तो जो इसका DA वेक्टर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव लेना है अपने को, और वही डायरेक्शन में यहाँ पर वेक्टर E भी है। तो इस प्रकार की सिचुएशन सभी एलिमेंट्स के साथ बनेगी। छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर करिए, जैसे फुटबॉल पर छोटे छोटे पैचेस होते हैं ना, उससे मिलकर पूरी स्फेरिकल शेल बनती है फुटबॉल। तो फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है? तो हमने कहा d phi इज इक्वल टू E.dA, ऐसा होता है। अब यहाँ पर E कितना है? तो इस पॉइंट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पर ये होता है 1/4πε0 Q/r²। इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है DA वेक्टर का, और एंगल कितना है? 0। तो d phi कितना आया? Q/4πε0 r² इंटू DA। ये एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। अब ऐसा ही सारे एलिमेंट DA से डिफाई फ्लक्स बाहर आएगा। तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट निकालने के लिए उनका सम कर देंगे अपन। तो ये हो जाएगा Q/4πε0 r² इंटीग्रल ऑफ DA।
तो सारे डी ए वेक्टर को अपन ऐड करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा। और सरफेस एरिया कितना होता है स्फेरिकल शेल का 4πr²। इसको सिंप्लीफाई करा तो आंसर आ गया Q/ε0। यह है टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यही अगर यहाँ बल्ब रखा होता तो जो बाहर निकलता वो क्या कहलाता? ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स मतलब कितनी लाइट रेज बाहर निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और इसमें हमने ये देखा कि इस क्लोज्ड सरफेस से जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, वो नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय ε0 ऐसा आ रहा है। यही आगे चलकर गॉस लॉ बनने वाला है। ठीक है, अगली सिचुएशन देखिए। यहाँ पर एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर टू डिस्क, जो एक्सिस ऑफ डिस्क है, r डिस्टेंस पर एक चार्ज रख दिया Q। तो इससे डिस्क से निकलने वाला फ्लक्स आपको निकालना है। तो क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ डिस्क। तो फार्मूला क्या कहता है? इंटीग्रल E.dA। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो हमको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो हमने एक एरिया एलिमेंट लिया, यहाँ ऐसा एनुलर रिंग, जिसका रेडियस है y और उसकी विड्थ है dy, और यहाँ रखा है हमारा पॉइंट चार्ज Q। अब इससे निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करो, वो कहलाएगा d फाई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, और ये जो अपना एरिया वेक्टर आ रहा है, छोटा सा dA वेक्टर, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया ऐसी हो जाएगी, और इनके बीच का एंगल ये थीटा, तो ये थीटा, ठीक है। तो डी फाई लिखकर ऐसे सारे एलिमेंट y इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू r, या थीटा इंक्रीजिंग टू, ये एंगल कितना होगा? तो ये r है, ये भी r है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 45 डिग्री। ऐसा इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स फाई निकाल लिया जाएगा। तो मैंने लिखा जो एरिया एलिमेंट है हमारा, उसका एरिया हो जाएगा 2πy इंटू dy। y को हम लिख रहे हैं, y को हम लिख रहे हैं इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल से r tan थीटा। तो dy हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो डी फाई कैसे लिखेंगे? E.dA मतलब E इंटू dA इंटू कॉस थीटा, क्योंकि E और dA वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो यहाँ पर इस लोकेशन पर, इस एरिया एलिमेंट लोकेशन पर, इस चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये है r sec थीटा। तो हम इसको लिखेंगे
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R सेक थीटा स्क्वायर, ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का मैग्नीट्यूड। और dA कितना होगा? तो dA है 2 पाई y कितना है? R tan थीटा इंटू dy, 2 पाई y इंटू dy कितना है? R सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। E हो गया, हाँ। dA हो गया, हाँ। और आगे कॉस थीटा और है। तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आया। लेकिन अगली स्टेप में काफ़ी कुछ चीज़ें कट जाएंगी। तो देखिए R स्क्वायर है, तो एक R ये वाला और एक R ये वाला, तो ये तो R स्क्वायर कैंसिल हो गया। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। 2 पाई से ये 4 पाई कट के 2 बचेगा। यहाँ से बचा tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो चुका है, और एक बचा cos थीटा और d थीटा। तो tan थीटा का मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 sin थीटा d थीटा ऐसा बचा। ये है d फाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा टोटल फ्लक्स फाई। तो इंटीग्रेट कर दें इसको, लिमिट क्या डालें? थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 45 डिग्री। तो साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, तो लिमिट इंटरचेंज कर लो। कॉस 0 माइनस कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 0 होता है 1, और ये होता है 1/√2। तो ऐसा ये टोटल फ्लक्स का एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया, जो कि इस डिस्क से, इस पूरी डिस्क से फ्लक्स कितना निकल रहा है इस चार्ज Q के कारण। तो इस तरह से इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो इंटीग्रल E.dA करके, ठीक है। अगली सिचुएशन देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पर हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसकी लेंथ L है। यहाँ पर इसका सिलेंडर का सेंटर है, और रेडियस कितना है? तो रेडियस इसका R है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है? तो इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E0 I cap for x greater than 0, and electric field intensity vector is minus E0 I cap for x less than 0। आपको फाइंड करना है टोटल फ्लक्स कमिंग आउट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो सिलेंडर से जो फ्लक्स निकलेगा तो 3 सरफेसेस मिलेंगी उसको। एक तो ये वाला पाई आर स्क्वायर, एक ये वाला पाई आर स्क्वायर एरिया, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसी है यहाँ कि पॉजिटिव x वैल्यूज़ पर तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, और नेगेटिव x वैल्यूज़ के लिए ये माइनस आई कैप डायरेक्शन में है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड कितना है E0। और मेरा इंटरेस्ट है
कि इस सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है मैं ये कैलकुलेट करूं। तो देखिए इसके 3 एरिया कंसीडर करेंगे। एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इस सरफेस से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर नहीं आ रही। वेक्टर ई यहाँ पर इसके एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा। हाँ, ये जो मेरा ये सरफेस है पाई आर स्क्वायर और ये वाला जो फेस है पाई आर स्क्वायर, इससे फ्लक्स बाहर आएगा। तो मैं कहूँगा टोटल फ्लक्स कमिंग आउट φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 कितना है तो इंटीग्रल d φ1 ऐसा करो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल E डॉट dA। अब dA कहाँ पर लेना अपने को, तो ये फेस 1 की बात चल रही है और इस पर अपने को ऐसे छोटे छोटे dA वेक्टर कंसीडर करना है। तो dA वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस से टेंजेंशियल है। तो ये ई डी ए कॉस 90 करेंगे तो फ्लक्स φ1 0 आ जाएगा। φ2 की बात करें तो E डॉट डी ए में से अपन ने E को बाहर निकाल लिया, डी ए ऐड करे तो ये E डॉट एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर E का मैग्नीट्यूड है E नॉट, एरिया कितना है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो मैं इसको A लिख देता हूँ अभी। और एंगल, तो जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना ये कहलाता है डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर, और ये आउटवर्ड नॉर्मल के साथ में एंगल देखना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स अगर जा रहा है कमिंग आउट ऑफ एरिया तो वो पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव आए तो ये आ गया पॉजिटिव ई नॉट इंटू ए, जहाँ की ए क्या है तो आप समझ लो ए का मतलब है पाई आर स्क्वायर, ये हम लेके चल रहे हैं। तो एक फ्लक्स तो आया 0, दूसरा फ्लक्स आया ई नॉट इंटू ए। अच्छा, तीसरे फेस से φ3 निकालें तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू A3, मतलब कितना A3 है वही पाई आर स्क्वायर ए के बराबर। और यहाँ पर भी जो आउटवर्ड नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो एरिया A3 वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ भी बाहर निकल रहा है फ्लक्स, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स कहलाएगा। तो ये भी ई नॉट इंटू ए ऐसा आया। तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 0 प्लस ई ए करेंगे, ई का मैग्नीट्यूड ई नॉट है तो ये 2 ई नॉट ए ऐसा आ गया। अब यहाँ पर इस टेंजेंशियल मतलब इस कर्व्ड सरफेस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स 0 रहता है। तो ये इस सिचुएशन में अगर ये सिलेंडर ना होकर ऐसा क्यूब टाइप की चीज़ होती है ना, तो उसमें भी हर एक ये वाले फेसेस से जो फ्लक्स है वो 0 होता, खाली इससे और इससे निकल के आ रहा होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म है, ई नॉट उसका मैग्नीट्यूड है। ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो आप। तो मैंने ऐसी सिचुएशन इमेजिन करी कि एक लार्ज इन्फाइनाइटली लार्ज शीट है, उस पर
सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो उसके पास में यहाँ ई नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसी प्रकार से इधर भी ई नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें यहाँ अगर ऐसा मैं इमेजिन कर लेता हूँ, तो जो हमारा सिलेंडर बन रहा है, इसको ऐसे बना देता हूँ मैं, जो ये सिलेंडर रखा है ये कुछ इस प्रकार से रखा है, फ्लक्स इधर से बाहर आ रहा है, फ्लक्स इधर से बाहर आ रहा है, तो ये टोटल फ्लक्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मैंने इमेजिन करी है वो कितना होगा, 2 ई नॉट, ई नॉट यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये एरिया ए। तो इसके अंदर जो इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ डिस्क है, इस डिस्क पर कितना एरिया होगा, इस डिस्क पर कितना चार्ज होगा, तो इसका एरिया है ए और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा चार्ज इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया नेट चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस लॉ है कि कोई एक क्लोज्ड सरफेस है तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो अब हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट देख ही लेते हैं। तो देखिए गॉस लॉ, गॉस लॉ ये एक फंडामेंटल लॉ है, मतलब किसी दूसरे लॉ से इसको डिराइव नहीं किया था, गॉस ने स्वयं खुद के एक्सपीरियंस से बताया कि इसका स्टेटमेंट नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस मतलब surfaces which encloses a volume completely from all of its sides is called closed surface। जैसे क्यूब, जैसे कि स्फीयर, जैसे कि सिलेंडर, उसके अंदर जो भी वॉल्यूम है उसको सब तरफ से बाहर से पैक कर दिया है, वो जो एरिया होगा वो क्लोज सरफेस कहलाएगा। तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज inside that surface divided by एप्सिलॉन 0। तो इसका एक्सप्रेशन लिखा नेट फ्लक्स, मतलब कि जो बाहर आ रहा है ना उस सरफेस एरिया से, उसको पॉजिटिव लेना, जो अंदर जा रहा है उसको नेगेटिव लेना, तो नेट फ्लक्स निकाल लेना कितना होगा। नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड दैट सरफेस, मतलब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेना, उनका अलजेब्राइक सम कर लेना, तो नेट चार्ज हो जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे अपन इंटीग्रल ई डॉट डी ए करके। ई क्या है, तो फ्लक्स निकालने चले तो किसी एरिया एलिमेंट के ऊपर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द लोकेशन ऑफ एरिया वेक्टर डी ए ड्यू टू all the charges inside or outside the closed surface।
तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्लोज सरफेस ऐसी इमेजिन करा, यहाँ पर अंदर चार्ज रखा है Q1, एक रखा है -Q2, है ना, एक चार्ज यहाँ रखा है Q1, एक चार्ज यहाँ रखा है -Q2, एक यहाँ रखा है बाहर Q3। तो हमने यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर कंसिडर किया छोटा सा dA, आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव लेंगे, तो इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस Q1 -Q2 एज वेल एज Q3, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लेना है। दूसरी बात, नेट चार्ज इनसाइड का मतलब क्या होगा, Q1 -Q2। जैसे ये 1 कूलम है, ये -2 कूलम है, तो टोटल चार्ज इनसाइड कितना है, 1 कूलम -2 कूलम, दैट इज -1 कूलम। ऐसा करना। और इसका जो इंटीग्रेशन है ये क्लोज सरफेस है, तो सरफेस के लिए अपन एरिया वेक्टर के लिए अपन डबल इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, और क्लोज सरफेस हो तो उस पर ऐसा एक सर्कल बना देते हैं। तो ये क्लोज सरफेस पर इस तरह का इंटीग्रेशन आपको परफॉर्म करना है। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। पहले कूलम लॉ आया था और फिर बाद में गॉस लॉ आया। दोनों फंडामेंटल हैं, एक से दूसरा डिराइव नहीं किया है, तो ये बात ध्यान रहे। तो देखिए, अभी हमने कहा कि एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर एक -Q2 है, बाहर एक Q3 है। हमने कोई एक एरिया वेक्टर लिया dA, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, और हमारे पास गॉस लॉ का एक्सप्रेशन है कि इसको डबल इंटीग्रल से बताते हैं वैसे अच्छी बुक्स में, और सिंपल बुक्स में आप इसको एक सिंगल इंटीग्रल से भी बता सकते हो, पर सिंगल इंटीग्रल का मतलब लाइन इंटीग्रल होता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप इसको एग्ज़ाम में जब बोर्ड में लिखें तो डबल इंटीग्रल से बताएं। और ये गोल ऐसा सर्कल बनाया, इसका मतलब कि क्लोज सरफेस है, और ये कौन सी सरफेस है, तो ये क्लोज सरफेस को अपन गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो ये E.dA जो था, दिस वाज टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स कमिंग आउट, नेट फ्लक्स कमिंग आउट। ये नेट चार्ज इनसाइड दिस Gaussian surface, this surface, closed surface is called Gaussian surface upon epsilon 0, ऐसा है। और इसमें E क्या था, E था ड्यू टू all the charges inside or outside Gaussian surface at the location of this area vector dA। ठीक है, और ये जो नेट चार्ज इनसाइड है, इसमें अपन बाहर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन में तो निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, पर ये नेट फ्लक्स कमिंग आउट डिपेंड्स ऑन नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस ओनली। तो इस बात को समझना कि ये सिर्फ इनसाइड का नेट चार्ज क्यों लिया, क्योंकि बाहर कोई चार्ज है ना, तो इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर अंदर घुसेगी तो बाहर भी निकलेगी, तो फ्लक्स जो अंदर जा रहा है वो नेगेटिव और जो बाहर आ रहा है वो पॉजिटिव लेंगे, तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0। इसलिए अपन इसमें नेट चार्ज इनसाइड ही लेते हैं टू कैलकुलेट नेट फ्लक्स कमिंग आउट। पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमको सारे चार्जेस लेकर एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेना पड़ती है। ठीक है, अब कुछ कहता हूँ कि अगर मान लो आपको दिया है कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ये 0 है, तो इट मीन्स कि इंटीग्रल E.dA 0 है। तो इसका मतलब E 0 है हर जगह पर? नहीं, जितना अंदर घुसा फ्लक्स उतना ही बाहर आया, या जितना यहाँ से बाहर निकला उतना ही इसमें अंदर आया, ऐसा भी तो हो सकता है ना।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव थी डायरेक्शन में, यहाँ पे आउटवर्ड थी, यहाँ पे इनवर्ड थी, ऐसा हो सकता है। तो अगर फ्लक्स टोटल जीरो हो रहा है, नेट फ्लक्स कमिंग आउट जीरो हो रहा है, तो इट डज नॉट मीन कि E इज जीरो एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इट ऑल्सो डज नॉट मीन देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। नेट चार्ज जीरो होगा। ये Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए 5 कूलम माइनस 5 कूलम, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, इनसाइड जीरो। तो ये जो है नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो में नेट चार्ज इनसाइड जीरो हो रहा है, ना कि कोई चार्ज ही नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि फ्लक्स कमिंग आउट, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ गॉसियन सरफेस does not depend on relative arrangement of charges inside the Gaussian surface or shape of this Gaussian surface। तो यहाँ पर इनको कहीं भी रख सकते हो आप, पर अंदर ही रखना है। दूसरी बात, ये जो आपने क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इमेजिन करी है, ये स्फेरिकल भी हो सकती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, उसके शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर क्लोज होना चाहिए सब तरफ से। तो ऐसा इस एक्सप्रेशन के बारे में बोर्ड में भी और आपके जेई नीट में भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। देन एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ गॉस लॉ। तो 4 इसकी एप्लीकेशन होती है। पहला, तो फाइंड नेट चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस if inside a closed surface, if electric flux through it is given, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a surface if charge is given तीसरा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E in symmetric situations। उसमें भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपको खुद से समझ के सिमेट्री की वजह से अंदाज लगाना पड़ेगा। आप मैग्नीट्यूड जरूर निकाल सकते हो, तो मैग्नीट्यूड निकालने में गॉस लॉ काम करेगा। चौथा, टू फाइंड स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
if E vector is given। तो इस प्रकार इसके 4 एप्लीकेशन होती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन अपन आज देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहती है? टू फाइंड नेट चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस if electric flux is given। तो जैसे मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, इसमें एंटर कर रही है 50, फ्लक्स कितना है इसका? 50 वोल्ट मीटर, ठीक है ना, इतना फ्लक्स एंटर कर रहा है। और जो बाहर निकल रहा है वो फ्लक्स है मान लीजिए 150 वोल्ट मीटर। तो आपसे पूछा है नेट चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस। वेरी सिंपल। तो फार्मूला क्या है कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट is equal to net charge inside this closed Gaussian surface divided by epsilon 0। तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट ये पॉजिटिव लेंगे और ये अंदर जो जा रहा है नेगेटिव। कमिंग आउट को लेते हैं पॉजिटिव, गोइंग इनटू को लेते हैं नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 50 इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय epsilon 0 8.85 into 10⁻⁻12 SI यूनिट। सिंप्लीफाई करेंगे तो नेट चार्ज इनसाइड आ जाएगा कितना? इसको इधर ले आओ, ये 100 है तो ये जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ऐसा आंसर आ गया। वेरी सिंपल। अब इसके एप्लीकेशन नंबर 2, 3 एंड 4 के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे। इस वीडियो में इतना पर्याप्त है। एप्लीकेशन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।